ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां हर नया दिन एक नई उम्मीद और एक नई बेयकीनी को जन्म दे रहा है। कभी ऐसा महसूस होता है कि दोनों फरीकैन बरसों से जारी तनाव को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के करीब आ चुके हैं और खित्ते में फैली हुई बेचैनी किसी बड़े मुआहदे की सूरत में खत्म होने वाली है। लेकिन फिर अमरीकी सदर की जानिब से अचानक ऐसे बयानात सामने आ जाते हैं जो इस मस्बत पेशरफ्त के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का अमल न सिर्फ पेचीदा हो चुका है बल्कि इसमें सुस्त रवि भी वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। बज़ाहिर दोनों फरीकैन बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहते, लेकिन एतमाद का फुकदान और सियासी बयानिए की शिद्दत इस अमल को मुसलसल मुतासर करती चली जा रही है। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर ट्रंप की हालिया गुफ्तगू ने भी इस गैर यकीनी कैफियत को मजीद गहरा कर दिया है। जैसा कि ट्रंप अपनी ताज़ा गुफ्तगू कहते हुए नजर आते हैं कि वो ईरान से डील करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी जानिब वो ईरान की क़यादत से बराह रास्त मुलाकात की बजाय टेलीफोनिक राब्ते की बात कर रहे हैं। अब ट्रंप का यह बयान बज़ाहिर लचक की अलामत है, लेकिन सफारती तनाजुर में ये एक मुख्तलिफ हिकमत अमली की निशानदही भी करता है। इसके अलावा ट्रंप की जानिब से दौरा पाकिस्तान की मनसूखी को जंग के दोबारा आगाज से अलग करार देना भी एक मोहतात पैगाम है, जिसमें वो कशीदगी को कम करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही ईरानी क़यादत के हवाले से सख्त बयानात इस तवाज़ुन को बिगाड़ देते हैं। अब इस सारी सूरत हाल का अगर गहराई से जायज़ा लिया जाए तो यहाँ एक अहम सवाल ये सामने आता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन पर मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह सफारती दबाव को कम करना हो सकता है। बराह रास्त मुलाकातें आमतौर पर एक बड़े सफारती कदम के तौर पर देखी जाती हैं, जिसके लिए पेशगी एतमाद और वाज़ेह एजेंडा ज़रूरी होता है। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की शदीद कमी पाई जाती है, वहाँ फ़ोन कॉल के ज़रिए राब्ता एक ऐसा दरमियानी रास्ता हो सकता है जिसमें ना तो मुकम्मल पीछे हटना और ना ही फौरी तौर पर बड़े मुआहदे की ज़िम्मेदारी लेना शामिल होता है। अब यहाँ एक और अहम पहलू ये भी काबिल गौर है कि क्या ट्रंप के इस बयान के बाद मुज़ाकरात मज़ीद सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। इसका जवाब बड़ी हद तक हाँ में नज़र आता है, क्योंकि जब एक फ़रीक बराह रास्त मुलाकात से गुरेज करे और गैर रस्मी ज़राए को तरजीह दे तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि वो भी मुकम्मल तौर पर संजीदा और तैयार नहीं है। इससे दूसरे फ़रीक भी शकूक व शुबहात उस पर पैदा होते हैं और मुज़ाकरात की रफ्तार मुतासर होती है। ईरान की जानिब से भी मुमकिन है कि ट्रंप की इस हिकमत अमली को संजीदगी की कमी के तौर पर लिया जाए, जिसके नतीजे में वो अपनी शराइत पर मज़ीद सख्ती इख्तियार करे। यही वजह है कि मुज़ाकरात का ये सफ़र अब एक मुश्किल और कठिन रास्ते की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। दोनों फरीकैन ताहाल किसी मुश्तरका कंसेंसस नहीं कर पाए, कोई मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके और हर पेशरफ्त के साथ नए इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और ईरान की जानिब से हालिया तजावीज़ भी इसी पेचीदगी की अक्कासी करती हैं। जैसा कि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए कुछ नई शराइत पेश की हैं, जिनमें सबसे अहम आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी का खात्मा है। ये मुतालबा अपनी नौइयत में नहायत अहम है, क्योंकि आबनाए हुर्मज़ आलमी तेल की तरसील का एक अहम मरकज़ी रास्ता है और इस पर किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मईशत को बराह रास्त मुतासर कर सकती है। और एक्सपोज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तजवीज़ दी है कि सबसे पहले आबनाए हुर्मज़ को खोला जाए और बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, जबकि जौहरी मुज़ाकरात को बाद में रखा जाए। ये तरतीब दरअसल ईरान की तरजीहात को ज़ाहिर करती है, जहाँ वो फौरी माशी और ख़ास तौर पर तस्वीराती दबाव को कम करना चाहता है, जबकि वो जौहरी प्रोग्राम के मामले को एक अलग मरहले में ले जाना चाहता है। इसके बरक्स अमरीका का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि वो ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। यही बुनियादी तज़ाद दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से इस बात पर पूरी शिद्दत के साथ जोर दिया जा रहा है कि किसी भी मुआहदे का महवर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करना होना चाहिए, क्योंकि ये अमरीका के लिए एक रेड लाइन है जिस पर वो किसी किस्म की लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ईरान इस मामले को अपने दिफाई हक के तौर पर देखता है और इसे फौरी तौर पर मुज़ाकरात का हिस्सा बनाने से गुरेज कर रहा है। यही इख्तलाफ मुज़ाकरात को आगे बढ़ने से रोक रहा है और हर नई तजवीज़ के साथ पेचीदगी में इजाफा हो रहा है। इसी तनाजुर में ये भी सामने आया है कि इन नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास होने जा रहा है। ये इजलास इस बात का तयन करेगा कि अमरीका ईरान की पेश करदा शराइत पर किस हद तक गौर करने को तैयार है, या असल सवाल यही पैदा होता है कि क्या अमरीका ईरान की इन शराइत को मान लेगा। अगर इस सवाल का तफसीली जायज़ा लिया जाए तो बज़ाहिर इसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। इसकी वजह यह है कि आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी का खात्मा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम होगा जो अमरीका बगैर किसी बड़ी रियायत के किसी सूरत भी नहीं उठाएगा। इसी तरह जौहरी मुज़ाकरात को मौखर करना भी अमरीकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन सफारतकारी में मुकम्मल इनकार भी हमेशा मुमकिन नहीं होता। ताहम मुमकिन है कि अमरीका किसी दरमियानी रास्ते की तलाश करे जहाँ महदूद सतह पर बहरी पाबंदियों में नरमी दी जाए और बदलते हुए ईरान में से कुछ यकीन दहानियाँ हासिल की जाए। और लेकिन ये एक तवील और पेचीदा अमल होगा जिसमें कई मराहिल और कई रुकावटें भी शामिल होंगी।
डॉक्टर जफर जसपाल हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल टाइम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि एज अर्ली एज पॉसिबल मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टेलीफोनिक बीपर है जिसमें वो ये कहते हैं कि 17-18 घंटे का सफ़र है, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, दौरा मनसूखी का ऐलान उन्होंने किया। और साथ ही वो कहते हैं टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो जाएगी और फिर प्री कंडीशंस भी रखते हैं जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। और दूसरी तरफ से ईरान ये कह रहा है कि जब तक आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या एक डेड लॉक आ गया है इसमें, एक ऐसे फेज में दाखिल हो गया है जहां पे मामला मजीद क्रिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमें इस चीज पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि दोनों मुल्क जंग नहीं दोबारा शुरू करना चाह रहे, ये इसके इंडिकेशन है। प्रेसिडेंट ट्रंप की ये स्टेटमेंट उस चीज को आप कह सकते हैं स्ट्रेंथन करती है जो हम डिमांड कर रहे हैं कि निगोशिएशन जारी रखनी चाहिए। डेडलॉक जरूर है, पिछले हफ्ते में बहुत उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, मगर उनकी ये स्टेटमेंट आना और साथ उनका ये कहना जरूरी नहीं कि हर दफा आप फेस टू फेस निगोशिएशन के लिए एक शो सेट करेंगे। और वैसे भी ये बड़ा अंडरस्टूडेबल है और रैशनल अप्रोच है कि जो न्यूक्लियर का इशू है जिसको आप वो बना रहे हैं मेन कॉज ऑफ द डिस्प्यूट, वो एक टेक्निकल निगोशिएशंस का लॉन्ग प्रोसेस होगा और उनके लिए निगोशिएशंस को जनरली तो हमें नज़र आता है कि उसी तरह जैसे पीओ वाला जो है वो मॉडल बन जाएगा, उसी तरह का एग्रीमेंट आ जाएगा, मगर ट्रंप तो उसको नहीं मानते। तो लिहाजा वो एक निगोशिएशंस करना चाहते हैं अपनी आवाम को भी दिखाने के लिए, और ईरानियंस भी अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके ऊपर राइट ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि बीइंग ए मेंबर ऑफ द एनपीटी ईरान के पास राइट एट 19.75% तक यूरेनियम एनरिच करने का फॉर सिविलियन पर्पस अंडर द आईएए सेफगार्ड। तो लिहाजा जिस तरह पहले बहुत से एनालिस्ट कह रहे थे, और मेरा भी ये ख्याल है कि ये एक टेक्निकल निगोशिएशंस होंगी, ये अब्रप्टली इनके ऊपर कोई इनका आप कह सकते हैं कि सलूशन या एक एग्रीमेंट करना शायद मुश्किल हो। रह गया आपने खुद अर्ज किया कि जी के फरमाया कि जी ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है मेरा ख्याल जो मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये कॉज ऑफ वॉर नहीं थी, ये आउटकम ऑफ द वॉर है। वॉर शुरू हुई, उसके एस्केलेट किया, अमेरिकन ने उसको एस्केलेट डी एस्केलेट करने की कोशिश की, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का वाला हथियार यूज़ किया। जब ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के विजिट के दौरान इसको खोला तो अमेरिकन ने इसको क्लोज कर दिया। तो ये तो जैसे ही आप सीज फायर परमानेंसी की तरफ ले जाएंगे या सीरियस नेगोशिएशन की तरफ जाएंगे तो ये खुल जाएगी और इनको खोलना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर होगा दोनों मुल्कों का एक दूसरे के साथ कि अगर इसको आप दोबारा इंटरनेशनल वाटरवे बना देते हैं। तो सिचुएशन है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो कि फैसिलिटेटर भी है नेगोशिएशन का और अब तो मीडिएटर भी है। इसका तमाम पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके से इसको इस तरह का मोमेंटम दिया जाए कि ये नेगोशिएशन फास्ट हो जाए और कोई कंक्लूजन जल्दी आ जाए। मगर हम ये समझते हैं कि इस तरह की जो स्टेट्स होती हैं जिसमें ना कोई लूजर है ना कोई विनर है, और बहुत स्टेट्स क्लेमिंग द विक्ट्री अपने अपने एक जगह पे खड़े होके उनके दरमियान मीडिएशन कराना, उनका एक कन्वर्ज करना एक पॉइंट पे डिफिकल्ट है, इट विल टेक ए टाइम। डॉक्टर साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ना तो जंग है और ना ही अमन है, यानी मैटर इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर। आपको क्या लगता है, जाहिर है जगह अगर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की वो बात कर रहे हैं, सीबीएम्स के पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की और जो ब्रदरली स्टेट्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया, फिर ख़ास तौर पे अब्बास इराक्ची का दौरा है, रशिया जो है, रूस है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये दरमियान में आपको क्या लगता है, बराह रास्त ये इंगेजमेंट होगी अब या फिर कोई मीडिएटर होगा जो इस मामले को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी आगे लेके चलेगा? देखिए, जो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम मीडिएटर हैं और दोनों मुल्कों का पाकिस्तान पे ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट इसलिए मेंटेन है कि आप देखें कि आपने ब्लैक चैनल की डिप्लोमेसी या नेगोशिएशंस की, आप और मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि अंदर क्या डिस्कस हुआ, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी आपने मेंटेन की। दूसरा, पाकिस्तान ने अपनी न्यूट्रलिटी एंड क्रेडिबिलिटी मेंटेन की, जिसकी वजह से दोनों स्टेट्स का ट्रस्ट है। ट्रंप साहब भी कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और ईरानी लीडरशिप भी उनको अपना फेवरेट कह रही है। तो इसलिए नेगोशिएशन में मीडिएशन तो होगी। रहेगी बात कि जी कि हमने अपना पहले जिस मीडिएशन की तरफ जा रहे थे या इस प्रोसेस में एंटर हो रहे थे, तो हमने अपने लाइक माइंडेड स्टेट से कंसल्ट किया, हालांकि उनका तेहरान में कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, मगर हमने सऊदी अरेबिया, तुर्किया और आप उसको कह सकते हैं इजिप्ट को किया। फिर हमने चाइना जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर है, और इंडिया
चाइना और ईरान भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी 400 बिलियन की है, तो उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया और 5 पॉइंट्स आए। उसके बाद अब जब जंग जो ये जिसको आप कहते हैं सीज फायर एक्सटेंड हुआ, तो नेचुरली ईरानी लीडरशिप के पास भी एक ऑप्शन आ गई कि वो अपने अलायंस के साथ डिस्कस करें फेस टू फेस, और उसकी वजह से जब यहाँ पे वो नेगोशिएशंस के लिए भी आए, और उसके बाद यहाँ से वो जैसे ही अमेरिकन ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया डे बिफोर यस्टरडे कि सैटरडे को कि जी हमारा डेलीगेशन नहीं आ रहा, उसके बाद ईरानी फॉरेन मिनिस्टर भी मस्कत चले गए। तो उसके साथ ये भी अनाउंसमेंट हुई कि निगोशिएशंस जारी रहेंगी। मगर वहां से वापस आए, हमारे साथ उन्होंने डिस्कस किया, मस्कत के साथ उन्होंने किया, जो कि एक पहले बड़ा क्लीदी रोल प्ले कर रहा था न्यूक्लियर नेगोशिएशंस में, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि 27 फरवरी को ब्रेक थ्रू हो गया था और बहुत सी अचीवमेंट्स एक्सपेक्टेड थी, मगर उनके ऊपर 28 को हमला कर दिया गया ईरान पे। अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं, जब वो वापस आए, नेचुरली हमारी लीडरशिप के साथ उन्होंने डिस्कस किया और कम्युनिकेशन की होगी हमारी लीडरशिप ने भी अमेरिकन के साथ कि ईरानियंस की थिंकिंग क्या है और वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। और उसके बाद वो रशिया गए, तो रशिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ईरान ने रशिया को यूक्रेन वॉर में काफ़ी सपोर्ट दी है, खासतौर पर ड्रोन की सप्लाई चेन मेंटेन की है। सिमिलरली रशिया जो है वो भी अब ईरान के साथ, या ईरान उनसे अब मदद मांगेगा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक चेस बोर्ड पे रादर देन मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्रली तो वो खुद उन्होंने एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में फाइट करके दिखा दिया। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि रशिया या चाइना जो इस सारे मामले के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, वो दे विल बी पुटिंग प्रेशर नाउ के इस मामले को जो इकोनॉमी सेंट्रिक होता जा रहा है आबनाए हुर्मस की बंदिश से, आप इसको एज अर्ली एज पॉसिबल रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि लिंगर ऑन करना तो किसी की भी फेवर में नहीं है। देखिए, चाइना को तो कंसर्न है, उनकी एक सॉफ्ट पावर है उनके। अगर आप ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पढ़े, प्रेसिडेंट शी का ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पढ़े, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव पढ़े, या ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो उनके इनिशिएटिव्स हैं वो उनको पढ़े, तो ये बिल्कुल जंग के हक में नहीं है। वो तो फौरन चाहते हैं पीस हो जाए। और आप अगर वो 5 पॉइंट्स भी देखें जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जब चाइना में विजिट कर रहे थे, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट आई, तो चाइना तो बहुत सपोर्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की भी बात करता है, डायलॉग को सपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह ये भी कही जा रही है कि चाइना की अब जो गल्फ ऑयल है, खासतौर पर ईरानियन ऑयल पे काफ़ी डिपेंडेंसी है। मैं इसमें यह कहूँगा कि उसको बहुत ज़रूरत है, उसकी एक ग्रोइंग इकॉनमी भी है और बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, मगर उसकी डिपेंडेंसी उस तरह नहीं है जिसके अंदर आप वल्नरेबिलिटी ले आए। तो अगर कोई ये समझता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बंद होने से चाइना ब्लैकमेल हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल, कि चाइना ने और भी अपने काफ़ी रिजर्व्स भी रखे हुए हैं और उसकी एक अपना एक मेथड है और इसके अंदर वो परसू करता है। दूसरी तरफ आ गया कि ये जंग जो है ये रशिया का सिग्निफिकेंस बढ़ा रही है, रशियन ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, रशिया को ज़्यादा लीवरेज मिल रहा है। तो जंग जो है, चाइना तो इसको रिजॉल्व करना चाहता है इमीडिएटली, क्योंकि उसके फॉरेन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में फॉल करता है। और रशिया तो उसको जब यूरोपियंस ब्लीड कर रहे थे यूक्रेन में, तो इस जंग की वजह से अमेरिकन का और उनका सारा तो इस साइड पे मूव कर गया, तो इसलिए रशिया इज इन मोर कंफर्टेबल पोजीशन। और ईरान का वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो उसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, डिफरेंट मूव होगी इस जंग के ख़त्म होने में या इसके ऊपर, और वो रखता होगा। वैसे उनके वो हमारी तारीफ कर रहे हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली भी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने बड़ा क्लीदी रोल अदा किया है दोनों मुल्कों को के दरमियान, और दो वॉरियर स्टेट के दरमियान ब्रिज का रोल अदा किया है। मगर हम स्टिल ये नहीं भूल सकते कि रशिया को अगर आप रियल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो रशिया को तो इस जंग का फायदा हो रहा है। ठीक सर, लास्टली अगर ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होता है तो हु विल बी द बेनिफिशियरी एंड हु विल बी द लूजर? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग होगा तो रीजन सफ़र करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मेल्टडाउन होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वन ऑफ दोज जंग थे या पहली जंग इस तरह की नज़र आ रही है। तो 3 स्टेट्स के दरमियान वॉर हो रही है, 2 स्टेट का कोलिजन है, इसराइल और ईरान का, यूनाइटेड स्टेट्स का अगेंस्ट ईरान। मगर इसके जो रिपरकशंस आ रही हैं वो पूरा रीजन भुगत रहा है और पूरा दुनिया जो है उससे सफ़र कर रही है। अमेरिका से अगर ब्लॉकेट मेंटेन करते हैं तो उनके अलाइज, यूरोपियन अलाइज, एशियन अलाइज, अरब अलाइज, वो सारे सफ़र करते हैं। ईरान भी सफ़र कर रहा है। तो क्या वो ये जो ब्लॉकेट है टू स्टॉप दी शिप्स मूविंग टुवर्ड्स ईरानियन पोर्ट्स, उनको अप करना चाहता है ताकि ईरान को इकोनॉमिकली ब्लीड कर सके। मगर ये नहीं मुमकिन कि इसको अलोन ब्लीड करेगा तो दूसरी तरफ होगा। तो ये जंग इस इकोनॉमिकली तो किसी के हक में नहीं है, स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरली ऑफ कोर्स ग्रेट पावर की स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में उनमें से किसी के हक में, किसी के हक में नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर जफर जसपाल, रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।